Next, accelerators and retarders are added to gypsum so as to mostly regulate what? 4 ऑप्शन दिए हैं, सेटिंग टाइम, सेटिंग एक्सपेंशन, ड्राई स्ट्रेंथ, मिक्सिंग टाइम। इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो चीज़ रेगुलेट की जानी चाहिए दैट इज़ सेटिंग टाइम, दैट इज़ चेंज्ड बाय एडिंग दीज केमिकल मॉडिफायर्स। एक्सेलरेटर और रिटार्डर जो होते हैं उनको हम केमिकल मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कास्ट बेस मेटल अलॉयज। सही स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्रोमियम एनहेंसेस द कोरोजन रेजिस्टेंट बाय फॉर्मिंग अ क्रोमियम ऑक्साइड लेयर। सेकेंड चीज़ है क्रोमियम एनहेंसेस द स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस एनहेंस करता है, स्ट्रेंथ एनहेंस करता है बाय सॉल्यूशन हार्डनिंग। स्ट्रेंथ किससे एनहेंस करेगा? बाय सॉल्यूशन हार्डनिंग। मॉलिबेडनम रिड्यूसेस द थर्मल एक्सपेंशन, मॉलिबेडनम रिड्यूसेस द थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो गलत है दैट इज मॉलिबेडनम रिड्यूसेस कोरोजन रेजिस्टेंस। मॉलिबेडनम और मैंगनीज जो है, अगर इसी स्टेटमेंट को हम सही करके बोलें, ठीक है, तो मॉलिबेडनम और मैंगनीज इंप्रूव करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय को, डिक्रीज नहीं करते, दे इंप्रूव द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द अलॉय। नेक्स्ट, एंटी रस्ट एजेंट यूज फॉर बर्स्ट स्टेरिलाइजेशन इज व्हाट? बर्स्ट स्टेरिलाइजेशन के लिए वी यूज 2% सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट सॉल्यूशन, 2% sodium nitrite. Next, an impression was made and the assistant did electroplating. Advantages are what? Electroplating का क्या advantage होगा? Electroplating provides high abrasion resistance. It provides higher abrasion resistance. Electroplated impression materials have moderately high strength, adequate hardness, and excellent abrasion resistance. Next, RTV and HTV silicone rubbers are used for fabricating soft liners. What is the advantage of HTV as compared to RTV? HTV जो होता है that is high temperature vulcanizing silicone rubber, ठीक है, और RTV जो होता है that is room temperature vulcanizing silicone rubber. So advantage of high temperature vulcanizing silicone rubber is it has high resilience and prolonged elasticity over the room temperature vulcanizing rubber. Next, a cartwheel ring-like muscular structure present around the mouth which plays role in bottom molding and the maintenance of neutral zone mechanism in complete denture patient. उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? तो ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज़ रिजोरियस, लेविएटर एंगुलाई ऑरिस एंड ज़ाइगोमैटिकस मेजर। लेकिन इन रियलिटी हमारे पास 9 या 9 से ज़्यादा मसल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 9 मसल्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस मॉड्यूलस या फिर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें आता है सबसे पहले ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, सेकंड इज बक्सिनेटर, देन इज लेविएटर एंगुलाई ऑरिस, देन इज डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। इसके साथ स्माइलिंग मसल दैट इज ज़ाइगोमैटिकस मेजर काम में आता है। स्माइलिंग के बाद फ्राउनिंग दैट इज ज़ाइगोमैटिकस माइनर, ठीक है। ज़ाइगोमैटिकस माइनर के बाद आता है रिजोरियस, देन क्वाड्रेटस लेबियाई सुपीरियोरिस, रिजोरियस देन क्वाड्रेटर लेबियाई सुपीरियोरिस और क्वाड्रेटर लेबियाई सुपीरियोरिस के साथ क्वाड्रेटर लेबियाई इन्फीरियोरिस। ये सारे मसल्स रिंग ऑफ माउथ, मसल्स की रिंग जो है वो माउथ के अराउंड प्रेजेंट होती है, जो कि एक CD पेशेंट में बैलेंस बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि ये सारे मसल्स जो हैं वो एग्जैक्टली अपने डेंचर के ऊपर इम्प्रेशन में आने चाहिए, ठीक है। उनका कहाँ कहाँ तक फंक्शन हो रहा है वो सारा डेंचर के ऊपर आना चाहिए। इनके फंक्शन के साथ डेंचर का फंक्शन इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी डेंचर जो है वो एक न्यूट्रल जोन में रहेगा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रेजिडुअल मोनोमर इन हीट क्योर रेजिन इज हाउ मच? हीट क्योर रेजिन में रेजिडुअल मोनोमर इज 0.2 to 0.5%। ऑलराइट, देखो जब क्योरिंग हो जाती है तो कुछ मोनोमर के मॉलिक्यूल्स तब भी पॉलीमर चेन के साथ बाइंड नहीं किए होते हैं, तो ये जो लेफ्ट ओवर मोनोमर के मॉलिक्यूल्स है ये ओवर टाइम लीच आउट होते रहते हैं। दैट इज़ नोन एज द रेजिडुअल मोनोमर, जो कि 0.2 to 0.5% होता है इन हीट क्योर रेजिन। कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये बेसिकली टिश्यू इरिटेशन कर सकते हैं, एलर्जी रिएक्शन कर सकते हैं या फिर रिड्यूस्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ कर सकते हैं मटेरियल की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोराइड इन प्रिवेंटिंग कैरीज? मैकेनिज्म ऑफ फ्लोराइड इन प्रिवेंटिंग कैरीज। देखो, फ्लोराइड एनहांसेस द रीमिनरलाइजेशन बाय फॉर्मिंग फ्लोर एपेटाइट क्रिस्टल्स। फ्लोराइड रिप्लेसेस द हाइड्रोक्सिल आयंस इन हाइड्रोक्सी एपेटाइट and forms a fluorapatite crystal that is more acid resistant.
It promotes the calcium and phosphate deposition in the tooth enamel, thus strengthening the enamel. ऑलराइट, इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है इनामल के. ओके, नेक्स्ट इज टू गिव हाई लस्टर टू द गोल्ड, व्हाट रेड कलर्ड abrasive material is commonly used? So answer is rogue, ROUGE. It is used as a fine abrasive component for enhancing the luster of the gold. ठीक है, आयरन ऑक्साइड इज द फाइन रेड एम्परेसिव कंपोनेंट ऑफ रोक. आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है. इट इज़ यूज टू पॉलिश हाई नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड अलॉयज, सच एज येलो गोल्ड अलॉयज. ठीक है, तो आंसर है रोग, ROUGE, जिसमें कि आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एन ओरल सर्जिकल प्रोसीजर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हैज स्टार्टेड, व्हाट इज द इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल दिस अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग? तो लोकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर जो है वो फर्स्ट स्टेप आता है वाइल कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग. द मोस्ट बेसिक टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग हेमरेज इज द मैकेनिकल टेक्निक, दैट इज प्रेशर पैक टेक्निक. द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बेसिकली काउंटरैक्ट्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द ब्लीडिंग वेसल अंटिल द टाइम द क्लॉट कैन फॉर्म. ठीक है, और एक बार क्लॉट बन गया तो वो जो ब्लीडिंग ऑरिफिस है उसको ऑक्लूड कर देगा. प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग साइट्स इज यूजुअली गिवन सो एज टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द हेमरेजेस. प्रेशर शुड बी अप्लाइड डायरेक्टली ओवर द ब्लीडिंग साइट फर्मली विद अ गॉज पैक फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. नेक्स्ट, ये इमेज दे रखी है और बताया पूछा है कि ये कौन सी फ्रैक्चर लाइन है. तो दिस इज लेफॉर्ट 2 फ्रैक्चर. ठीक है, फ्लोटिंग मैक्सिलर फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको, या फिर पिरामिडल फ्रैक्चर बोल सकते हैं, या सब जाइगोमैटिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं. द फ्रैक्चर लाइन्स रन्स बिलो द फ्रंटोनेजल सूचर, फ्रंटोनेजल सूचर के नीचे रन करती है. फ्रॉम द थिन मिडल एरिया ऑफ द नेजल बोन्स डाउन टू ईदर साइड, थिन मिडल एरिया ऑफ द नेजल बोन्स डाउन टू ईदर साइड. Alright, now this crosses the frontal process of the maxilla and passes anteriorly across the lacrimal bones. Frontal process of the maxilla और anteriorly cross करती है lacrimal bones को. ठीक है, क्रॉसिंग द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन इन द रीजन ऑफ जाइगोमैटिको सूचर. जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर जो होता है वहाँ पे ये क्रॉस करती है. ठीक है, द फ्रैक्चर लाइन नाउ एक्सटेंड्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड लेटरली टू द लेटरल वॉल ऑफ द एंट्रम. अंदर की साइड से लेटरल वॉल ऑफ द एंट्रम के ऊपर ये क्रॉस करती है, जस्ट मीडियल टू जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर. ठीक है, जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर जो है उसके जस्ट मीडियली ये सूचर लाइन क्रॉस करती है. As Lefort 1 fracture, the fracture line passes beneath the zygomatic buttress, but after that it inclines rather than more abruptly in the former instance, transversing the pterygomaxillary fissure at the higher level of fracturing the pterygoid lamina approximately midway from the base. मतलब बेसिकली ये इस हिस्से को, मैक्सिला के पूरे हिस्से को आगे पीछे से ऊपर वाले हिस्से से डिसलॉज कर देती है. ठीक है, दैट इज द सेपरेशन ऑफ एंटायर पिरामिडल ब्लॉक ऑफ द बेस ऑफ द स्कल कंप्लीटेड बाय नेजल सेप्टम. इस फ्रैक्चर को हम कहते हैं लेफॉर्ट 2 फ्रैक्चर, पिरामिडल फ्रैक्चर और सब जाइगोमैटिक फ्रैक्चर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्थ्रोसेंटेसिस ऑफ TMJ इज नॉट ट्रू? ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे. 200 to 300 ml of ringer lactate solution is injected into the superior joint space in arthrocentesis. It reduces joint pain and inflammation in arthrocentesis, and canthal tragal line is taken as anatomical landmark and is known as Holmlund and Helsing's line. Holmlund and Helsing's line. All right. Now, जो गलत ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं. Lower joint cavity irrigated and lavage which drives the disc away and reduces the inflammatory mediator. ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, Let's go with the theory. Arthrocentesis consists of TMJ lavage. TMJ lavage करवाते हैं. Then placement of medications into the joint and examination under anesthesia. It provides lysis and lavage of the upper joint space. Upper joint space की lysis और lavage कराते हैं using an inflow needle and outflow needle and at least 300 ml of Ringer's lactate solution. Okay. इसीलिए ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हुआ क्योंकि वहाँ पे लोअर जॉइंट स्पेस लिखा हुआ है, लेकिन सही स्टेटमेंट में इट इज़ ऑलवेज अपर जॉइंट स्पेस. द लिसिस इज कंप्लीट बाय हाइड्रोलिक डिस्टेंशन ऑफ सुपीरियर जॉइंट स्पेस. किसकी डिस्टेंशन हो रही है? सुपीरियर जॉइंट स्पेस की डिस्टेंशन हो रही है. वाइल द lavage removes the inflammatory mediators, TORs and cytokines and debris, hence option A was incorrect statement. Alright. Arthrocentesis is done using Holmlund and Helsing markings measured along the tragocanthal line. कहाँ मेजर करते हैं?
ट्रेगोकैंथल लाइन पे, ट्रेगोकैंथल लाइन 10 मिलीमीटर फॉरवर्ड फ्रॉम द मिड ट्रेगस, 10 मिलीमीटर्स forward from the mid tragus and 2 millimeter corresponding to glenoid fossa entry, 2 millimeter down corresponding to glenoid fossa entry site. Next, what happens with the systemic toxicity of LA? Systemic toxicity of LA causes post convulsion depression. See, all the local anesthetic molecules causes stimulation of CNS, restlessness and tremor in high doses or toxicity symptoms. Tremor can progress into convulsion, alright. Further increasing the dose, अगर इससे ज़्यादा ट्रिमर से भी ज़्यादा हमने डोज दे दी है तो वहाँ पे CNS डिप्रेशन मेन थ्रेट हो जाता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका डिप्रेशन हो जाता है। तो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी मसल्स डिप्रेस हो जाते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते, रेस्पिरेटरी कोलैप्स का खतरा बढ़ जाता है। कोकेन हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन CNS, दैट इज़ लोअर डोजेज आर कंपल्सिव, मार्क्ड एज लाइकली यूफोरिया। मतलब हम अगर कोकेन एज अ एंटी पेन एजेंट अगर लोकल एनेस्थेटिक मॉलिक्यूल अगर दे रहे हैं तो अगर हम कन्वर्जन की डोजेज से कम दे रहे हैं तो वो यूफोरिक डोजेज में काउंट होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ हाईली एडिक्टिव। ट्रीटमेंट में क्या है, रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन शुड बी डन, ओके। चाहे आप एक्सटर्नली ही वेंटिलेट करवा रहे हो लेकिन करवानी पड़ेगी। डाइज़ेपैम इज़ यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सीजर्स, ऑलराइट। सो बेसिकली इफ़ द डोज इज़ हाई, टॉक्सिक सिम्पटम हाई है तो सबसे पहले स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हो जाएगी, ट्रिमर्स एंड कन्वर्जन्स। अगर इससे भी ज़्यादा डोज दे दी देन दिस विल लीड टू डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, ब्रशिंग इन अ 4-year-old चाइल्ड इज़ व्हाट? इट शुड बी डन ट्वाइस अ डे विद नॉन फ्लोरिडेटेड and once a day with fluoridated toothpaste. There are protocols for preschoolers for brushing, that is 3 to 6 years old children. Children can manipulate toothbrush and can be allowed to practice brushing. Pea-sized toothpaste should be used. Fluoride dentifrice can be introduced, but it should be used only once daily. Flossing can be done by the parent or caretaker. Parents standing behind the child facing in the same direction with the child resting his or her head back into the parent's arm. The other hand is used for brushing. Use of fluoride rinses can be started in high risk caries children. जिनमें high risk होता है वहाँ पे हम fluoride start करते हैं, ठीक है। Recommended schedule for using of fluoride dentifrice in very young children. Below 4 years अगर child की age है तो fluoride toothpaste is not recommended. If this is 4 to 6 years, brushing once daily with fluoride toothpaste and twice with normal paste. ठीक है, मतलब या तो हम 2 बार विदाउट पेस्ट कर सकते हैं या फिर विदाउट फ्लोरिडेटेड पेस्ट करना है हमें। लेकिन एक बार हम 4 से 6 साल का अगर बच्चा है उसमें केरीज का इंसिडेंस हो रहा है तो वी कैन गो फॉर फ्लोराइड टूथपेस्ट वंस अ डेली। देन 6 to 10 years, ब्रशिंग ट्वाइस डेली विद फ्लोराइड पेस्ट एंड वंस विदाउट द पेस्ट। मतलब विदाउट पेस्ट भी आप ब्रशिंग कर सकते हो अगर आप बीच में कुछ खा रहे हो तो, ठीक है। एंड इफ़ ही और शी इज़ अबव 10 years, देन ब्रशिंग थ्राइस डेली, 3 बार ब्रश करना है खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाने के बाद, ठीक है, विद फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। नेक्स्ट, मदर विजिट्स complaining of spacing in her 3-year-old child. Spaces are mesial to maxillary canine and distal to mandibular canine. Mesial to maxillary and distal to mandibular. Alright, याद रखना है कि ऊपर M नीचे D, ठीक है। What should be done? We should just reassure her that it is normal. देखो, these are known as primate spaces. Primate spaces are present mesial to maxillary canine and distal to mandibular canine. लोकेशन हमने अभी डिस्कस कर ली और ये प्राइमेट स्पेसेस होते हैं वो नेचुरल गैप्स होते हैं बिटवीन द टीथ इन द प्राइमरी डेंटेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द इमेज बिलो। इट इज़ नोन एज गिगली सॉ, ठीक है। गिगली सॉ, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल वायर यूज टू कट बोन by the surgeons. It is mainly used for amputation where the bones have to be smoothly cut at the level of amputation. Okay, गिगली सॉ यूज़ की जाती है। Next, the scale for increasing intensity is known as what scale? It is known as Guttman scale. GUTTMANN scale. It is known as scale for increasing intensity or cumulative scale भी इसको बोलते हैं। Alright, let's go with the theory. Guttman scale contains a series of statements that express increasing intensity of a characteristic. कोई भी इंक्रीजिंग इंटेंसिटी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की गटमैन स्केल शो करता है। द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू एग्री और डिसएग्री विद ईच स्टेटमेंट। द रिस्पोंडेंट स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ही एग्रीड ऑन एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ही डिसएग्रीड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइकर्ट स्केल, LIKERT स्केल। इट इज समेटिव स्केल, ठीक है।
जो क्यूमुलेटिव स्केल था दैट वाज गटमैन स्केल. लाइकर्ट स्केल जो है वो समेटिव स्केल है. लाइकर्ट स्केल में कॉमनली यूज्ड to quantify attitudes and behavior. Respondents are asked to select a response that best represents the rank or degree of their answer. For example, the respondent may be asked to indicate whether he strongly agree, neither disagree, strongly disagree with the statement. Each response is assigned a number and the points of each item are added and inference is taken out. ठीक है. लाइकर्ट स्केल में 5-6 से हमारे पास चीज़ें होती हैं. जो हमारा क्यूमुलेटिव स्केल होता है या गटमैन स्केल होता है उसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब होता है. एंड द गटमैन स्केल इज़ अ स्केल ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. नेक्स्ट, अ फ्रेश फिल्म स्टोर्ड वेल ऑन एक्सपोजर शोज व्हाट. फ्रेश फिल्म स्टोर्ड वेल ऑन एक्सपोजर विल शो अ क्लियर विद ब्लू टिंट. ठीक है. अगर उसको हम फ्रेश फिल्म को खोलते हैं तो उसमें क्लियर फिल्म दिखाई देगी जिसका ब्लू टिंट होगा. ठीक है. एक्सरे फिल्म बेस फिल्म में इट इज़ ट्रांसपेरेंट सपोर्टिंग मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर, पॉलीइथाइलिन, टेट्राथैलेट रेजिन. पॉलीएस्टर, पॉलीइथाइलिन, टेट्राथैलेट रेजिन. थिकनेस जो होती है दैट इज 0.18 मिलीमीटर. ट्राईएसीटेट एंड पॉलीएसीटेट आर क्लियर एंड कलरलेस. दे आर अडॉप्टेड इन 1933. Blue tint was added to the X-ray film in effort to produce a film that was easier to look at. It causes less eye strain. Blue tint can be added either to the base or to the emulsion, and all the present X-rays that are hand modified are having blue tint. Next, in a case of a ameloblastoma, there are septae within the radiolucency giving its multilocular appearance. ठीक है. Septae within the radiolucency giving multilocular appearance. What is it? It is entrapped normal bone within the tumor. इट इज़ द एंट्रैप्ड नॉर्मल बोन विद इन द ट्यूबर. जो ये सेप्टे हैं बीच बीच में, ये एंट्रैप्ड नॉर्मल बोन है ट्यूमर के अंदर. ऑलराइट. रेडियोग्राफिकली सॉलिड मल्टीसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा शोज एक्सपेंसाइल रेडियोलुसेंट मल्टीलोक्युलेटेड सिस्टिक लीजन एंड इज कैरेक्टरिस्टिक सोप बबल अपीयरेंस. कौन सी अपीयरेंस? सोप बबल अपीयरेंस. अदर फाइंडिंग्स इंक्लूड सिस्टिक एरियाज ऑफ लो एटीन्यूएशन विद स्कैटर्ड रीजन्स रिप्रेजेंटिंग सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स. थिनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉर्टिकल प्लेट एंड erosion through the cortex is elicited with the associated unerupted tooth displaced and root resorption occurs. ठीक है. रूट रिजॉर्प्शन कॉमन रहती है इसमें. थिनिंग ऑफ प्लेट और एक्सपेंशन ऑफ कॉर्टिकल प्लेट भी कॉमन रहती है. एज अ लीजन एक्सपैंड्स इट रिजॉल्व्स द कॉर्टिकल प्लेट्स. द अनअफेक्टेड नॉर्मल बोन रिमेन्स एंट्रैप्ड विद इन द ट्यूमर एज सेप्टे. अनअफेक्टेड नॉर्मल ब्रेन जो है वो बोन जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है और सेप्टे की तरह दिखाई देती है. सेप्टे आर कॉज्ड बाय डिफरेंशियल रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन बाय द ट्यूमर एंड डू नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल सेपरेशन ऑफ ट्यूमर पोर्शंस. दिस डू नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल पोर्शंस ऑफ सेपरेटेड पोर्शंस बट ओनली रिप्रेजेंट the resorption of the bone, differential resorption of the bone by the tumor. Next question is, a young male patient presented to the OPD with his OPG in hand. Most likely the diagnosis will be what? देखो, diagnosis will be for this. This is a complex odontoma. Complex odontoma. The OPG shows calcified mass in the region of 4-8. It does not resemble a normal tooth in any way or shape, suggestive of a complex odontoma. The term odontoma refers to any tumor of odontogenic origin. Most authorities, however, accept the view that odontoma represents hematromatous malformation rather than a neoplasm. This is a hematromatous malformation rather than a neoplasm. The lesion is composed of more than one type of tissue. जो कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा होता है उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू होता है. कॉन्सिक्वेंटली कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट ओडोंटोम. इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट ओडोंटोम भी बोला जाता है. टू सेपरेट टाइप्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड. The diffuse mass of the dental tissue, which is totally disorganized, is known as complex composite odontome, whereas the malformation which bears to some superficial anatomical similarity to the tooth is known as compound composite odontome. देखो, ऐसी malformation जिसमें कि similarity tooth की तरफ ज़्यादा common है तो उसको बोलते हैं हम compound composite odontome. ठीक है. लेकिन अगर बिल्कुल disorganized mass है इस ओडोंटोम के अंदर, इस हेमाट्रोमस मालफॉर्मेशन के अंदर, तो इट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट ओडोंटोम. नेक्स्ट, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन वाइल क्लोजिंग द माउथ एंड ड्यूरिंग साइड टू साइड ओपनिंग मूवमेंट्स. ठीक है. जब मुंह खोल रहा है और साइड टू साइड लेके जा रहा है तब हमें दिक्कत आ रही. तो किस में दिक्कत होगी, कौन से मसल में दिक्कत होगी? आंसर इज मीडियल टेरिगॉइड. ऑलराइट. द टेरिगॉइड मसल्स आर 2 ऑफ द 4 मसल्स ऑफ मास्टिकेशन लोकेटेड इन द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा ऑफ द स्कल. ठीक है. कहाँ लोकेटेड होते हैं टेरिगॉइड मसल्स? इन द इंफ्राटेम्पोरल फॉसा ऑफ द स्कल्स. दीज मसल्स आर लेटरल टेरिगॉइड एंड मीडियल टेरिगॉइड.
द बायलेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड मसल्स एलिवेट द मैंडिबल एंड क्लोजेज द माउथ। मीडियल टेरिगॉइड क्या करता है, बायलेटरली जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एलिवेट होता है मैंडिबल और क्लोज होता है माउथ। फर्दर मोर, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द मसल फाइबर्स, दिस मसल पुल्स द मैंडिबल फॉरवर्ड एंड प्रोड्यूसेस मूवमेंट नोन एज प्रोट्रूजन। मीडियल टेरिगॉइड प्रोड्यूसेस प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन कौन करवा रहा है, मीडियल टेरिगॉइड। इन कॉन्ट्रास्ट द यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीडियल टेरिगॉइड टुगेदर विद लेटरल टेरिगॉइड कॉजेज स्विंगिंग ऑफ द मैंडिबल टू ऑपोजिट साइड। जब हम साइड टू साइड मूवमेंट करते हो तो उसमें मीडियल टेरिगॉइड की यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन होती है प्लस लेटरल टेरिगॉइड की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे साइड टू साइड मूवमेंट्स होती हैं। दैट इज एसेंशियल फॉर चूइंग। ठीक है, सो इन दिस सिनेरियो द पेन इज ऑन क्लोजिंग द माउथ। ठीक है, कह रहा है कि पेन जब मुंह बंद कर रहा है वो, तब उसको दर्द हो रही है, और जब साइड टू साइड लेके जा रहा है तब उसको दर्द हो रही है। ठीक है, तो इट शुड बी ड्यू टू इंजरी टू मीडियल टेरिगॉइड मसल, क्योंकि साइड टू साइड हमारा जो है वो रूल आउट आंसर करने वाला एक ऑप्शन बनता है। ठीक है, अगर बंद करने में है तो बाकी 3 मसल भी आ जाएंगे, लेकिन इट इज़ ऑल्सो गोइंग साइड टू साइड मूवमेंट में भी दर्द है, तो मीडियल टेरिगॉइड इज द आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेफेलोकॉर्डल ग्रेडियंट ऑफ ग्रोथ व्हाट हैपन्स, तो सही स्टेटमेंट चूज करनी है। अकॉर्डिंग टू cephalocaudal gradient of growth, mandible tends to grow more later than maxilla. मैंडिबल जो है वो मैक्सिला के बाद अपनी ग्रोथ कंप्लीट करती है। इन cephalocaudal gradient of growth, the pattern of growth that describes how the body grows from head to toe over time is divided into 4 parts. First is prenatal growth. Prenatal growth में हेड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर ग्रो कर रहा होता है, मेकिंग अबाउट 50% ऑफ द बॉडीज लेंथ। ठीक, 3 मंथ्स के लिए। एट 3 मंथ्स हेड जो है सबसे बड़ी ग्रोथ शो करता है। फिर उसके बाद प्रीनेटल ग्रोथ के बाद आता है बर्थ। द हेड डिक्रीजेज टू अबाउट 30% ऑफ द बॉडी लेंथ एंड द लिम्स एंड ट्रंक ग्रो फास्टर। हेड डिक्रीजेज टू 30% एंड लिम्स एंड ट्रंक विल ग्रो फास्टर। देन आफ्टर बर्थ देर इज पोस्ट नेटल ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ हेड इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज। ठीक है, लेकिन इस वक्त क्या होता है कि हेड टू फीट पूरी बॉडी की ग्रोथ जो है वो एक सिंक में स्टार्ट हो जाती है। देन इज अडल्टहुड। अडल्टहुड में हेड मेक्स अबाउट 12% ऑफ द बॉडीज लेंथ। ओके, सो इन cephalocaudal gradient of growth it must be applied to the growth of maxilla and mandible in orthodontics. ठीक है, तो जो मैक्सिला है वो पहले ग्रो कर जाता है। ठीक है, मैक्सिला अपनी ग्रोथ पहले कंप्लीट करेगा रादर देन द मैंडिबल, और इन अदर वर्ड्स मैंडिबल टेंड्स टू ग्रो मोर एंड लेटर। मैंडिबल ज़्यादा ग्रो करती और लेटर ग्रो करती है देन मैक्सिला। नेक्स्ट, सॉफ्ट टिश्यू लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम टिप ऑफ द नोज टू द चिन। टिप ऑफ द नोज से चिन की जो लाइन होती है, ठीक है, व्हाट इज दिस सॉफ्ट टिश्यू लाइन नोन एज? दिस इज नोन एज ई लाइन. Okay, E line is also known as aesthetic line. It is formed by joining the tip of the nose and soft tissue pogonion. The ideal position of the lower lip is 2 mm behind the E line. Ideal position of the lower lip is 2 mm behind the E line. The divine portion was used by ancient Greeks, that is the ratio of 1.0 to 1.618, and was applied by Ricketts to describe the optimal facial aesthetics. Next, which of the following test tubes is to be recommended for a patient who is planning to undergo dental treatment taking warfarin? Anticoagulant ले रहा है warfarin, तो उसका कौन सा टेस्ट करवाना है हमने? Will go for INR. ठीक है, ताकि हमें क्लॉटिंग का पता चल सके कि क्लॉटिंग का कितना टाइम लगेगा. ठीक है, उसे मॉनिटर कर सके हम, क्योंकि warfarin is an potent anticoagulant. Next, which of the following criteria will be used in 2-year-old girl to be measured for protein energy malnutrition? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को नोट करने के लिए वी गो फॉर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस. ऑलराइट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस. अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, उसमें फर्स्ट इंडिकेटर जो होता है दैट इज अंडर वेट ऑफ द एज. ठीक है, अंडर वेट होता है उम्र के हिसाब से. द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड टू डिटेक्ट दिस इज which can be employed by even field healthcare workers is to maintain the growth charts. The growth charts indicate the glance of child weight gaining or losing the weight. आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं. आर्म सर्कमफ्रेंस yields a relatively reliable estimation for body muscle mass, the reduction of which is the most striking mechanisms by which the body adjusts inadequate energy takes. आर्म सर्कमफ्रेंस, अगर बॉडी में एनर्जी अपटेक बहुत कम है, प्रोटीन की अपटेक बहुत कम है, तो वो बहुत जल्दी चेंज कर जाती है. आर्म सर्कमफ्रेंस कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर द एज ऑफ 1 year. 1 साल से कम बच्चे में हम आर्म सर्कमफ्रेंस यूज़ नहीं कर सकते. बिटवीन एजेस ऑफ 1 to 5 years इट इज हार्डली वेरीज.
और 1 से 5 साल के बच्चे में ये वेरी नहीं करती है, ठीक है। द आर्म सर्कमफ्रेंस एक्सीडिंग 13.5 सेंटीमीटर इज़ अ साइन ऑफ सेटिस्फैक्टरली न्यूट्रिशनल स्टेटस। 13.5 सेंटीमीटर से सर्कमफ्रेंस अगर ज़्यादा है तो दैट इज़ सेटिस्फैक्टरी न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर 12.5 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर तक है तो दैट इंडिकेट्स माइल्ड न्यूट्रिशन, mild to moderate malnutrition. If it is below 12.5 centimeter, it is severe malnutrition. Below 12.5 centimeter, it will lead to severe malnutrition. Next, upon mastication, the contact areas of the proximal surfaces undergo atresion. Proximal surface जो होते हैं वो atresion हो जाता है. How do they are able to maintain the contact? तो फिर contact कैसे maintain होता है? Contact is by mesial drifting of the teeth. ठीक है। Mesial drift can be defined as the tendency of teeth to move in mesial direction within the arch with the aim to maintain the interproximal contact between the teeth, while showing the teeth rub against each other on the two sides and the contact areas enlarge, ठीक है, resulting in interproximal wear of that the space which is created filled by mesial movement forward and is re-established टीथ टू टीथ कॉन्टैक्ट। मतलब बेसिकली जब दांत हम च्यू कर रहे होते हैं तो एक दूसरे का रब कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट एरिया जो ब्रॉड होता जाता है क्योंकि मेजल मूवमेंट होती रहती है दांतों की, प्लस जो बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे स्पेस बन रहा है तो जो मेजल मूवमेंट है उस स्पेस को कवर कर देती है ताकि री एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट हो सके। मेजल ड्रिफ्टिंग कैन बी बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और इंड्यूस्ड रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टूथ ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट्स हमें जब डिज़ायर रिजल्ट चाहिए होता है तब भी हम मेजल मूवमेंट करवा सकते हैं। Next, a known AIDS patient visited OPD with a complaint of exertional dyspnea, fever, non-productive cough, rhonchi, chest discomfort. Most likely the organism associated is pneumocystis J. aerovicii, VECII. The following scenario describes the case of pneumocystis jirovecii pneumonia, which is a common opportunistic infection in AIDS patient. AIDS का patient है तो उसमें कौन सा होता है pneumocystis jirovecii pneumonia. Pneumocystis carni pneumonia PCP, pneumocystis carni pneumonia, now referred to as pneumocystis jirovecii pneumonia. It is a common fungal infection that is most commonly affecting the immunocompromised patients. ठीक है, और ये सीवियरली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। टिपिकली द पेशेंट्स एट द रिस्क विद अंडरलाइंग डिजीजेस सच एज कैंसर और होस्ट इम्यूनिटी और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स और दोज टेकिंग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज फॉर एंड मेडिकेशंस आर द पेशेंट्स ऑफ रिस्क। ठीक है, इनमें ये पीसीपी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, दैट इज न्यूमोसिस्टिस कार्नाई निमोनिया। Literature notes that the HIV infected patients will likely to have more indolent and subtle onset of symptoms such as non-productive and dry cough. कैसा कफ होगा? Non-productive and dry cough होगा 95% पेशेंट में। Low grade fever होगा। Low grade fever is greater than 80% of the cases में देखा जाता है। Progressive dyspnea होगा, ठीक है, 95% केसेस में प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और बाकी ये सारी जो सिम्टम है वो सेवरल वीक से चले आ रहे होंगे, 1-2 हफ्ते हो जाएंगे, 3-4 हफ्ते हो जाएंगे, लेकिन ये सिम्टम जाएंगे नहीं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन नेटल टीथ आर व्हाट? तो आंसर इज मोस्ट कॉमन नेटल टीथ आर मैंडिबुलर इंसाइजर्स। ठीक है, द नेटल टीथ आर मोर फ्रीक्वेंट इन द नियोनेटल एरिया, जो होते हैं वो होते हैं मैंडिबुलर इंसाइजर्स, दैट इज द रेशियो इज 3:1। नेटल टीथ ज़्यादा कॉमन होते हैं दैन नियोनेटल। ठीक है, नेटल मतलब पैदा होने के साथ, नियोनेटल मतलब विद इन द फर्स्ट मंथ, दैट इज नियोनेट। Rarely a child will exhibit both the natal and neonatal teeth. Most frequently, 85% of the cases, the natal teeth or the neonatal teeth are the deciduous mandibular incisors. Next, ingestion of which of the following compound causes gingival steel grey line and metallic taste? Metallic taste और steel grey line जो होती है जिंजाइवा की, that is caused by lead, PB. Alright. Now, lead poisoning plumbism occurs chiefly in an occupational hazard today, but occasionally occurs because of some accidental exposures in any acute form or any chronic form. Lead intoxication is manifested by serious gastrointestinal disturbances which causes nausea, vomiting, colicky pain and constipation. मतलब बीच में थोड़ी बहुत पेन उठती है, फिर बैठ जाती है, फिर उठती है, फिर बैठ जाती है, दैट इज नोन एज कॉलिकी पेन। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ लेड लाइन अकर्स इन द ओरल कैविटी, दैट इज जिंजाइवल लेड लाइन। इट इज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय जिंजाइवल पिगमेंटेशन इन फॉर्म ऑफ अ ब्लूइश ग्रेइश लाइन। कौन सी लाइन? ब्लूइश ग्रे लाइन बनती है विद द विड्थ ऑफ 1 इंच इन द जिंजाइवा। 1 इंच की विड्थ होती है उसमें
और जिंजाइवा के ऊपर बनती है। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस इज एडिशनल रिपोर्टिंग फाइंडिंग। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस मतलब मुंह में अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है मुंह के एपिथेलियम की, वो एडिशनल फाइंडिंग होती है इसके अंदर। एक्सेसिव सलाइवेशन एंड मेटालिक टेस्ट आर आल्सो कॉमन इन दिस कंडीशन एज स्वेलिंग इन सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो अगर ये जिंजाइवा मान लेते हैं तो जिंजाइवा के ऊपर ब्लूइश ग्रे लाइन जो है वो बनना स्टार्ट होती है, दैट इज अ सिम्टम ऑफ लेड पॉइजनिंग, राइट, ब्लूइश ग्रे लाइन। नेक्स्ट 28-year-old पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 रिपोर्टेड विद फंगल इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग मैक्सिला। क्या हो गया है? फंगल इन्फेक्शन हो गया है इन्वॉल्विंग मैक्सिला। एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल शोड बोथ सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइपे दैट वर सीन। मोस्ट लाइकली द डायग्नोसिस विल बी व्हाट? देखो सेप्टेट हाइफे और नॉन सेप्टेट हाइफे दोनों देखे गए हैं, सो म्यूकोरमाइकोसिस प्लस एस्परजिलोसिस इज द आंसर। सेवरल स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट देयर आर मिक्स्ड फंगल इन्फेक्शंस इन COVID-19 cases, particularly mucormycosis and aspergillosis. These infections are often seen in immunocompromised individuals such as those treated with corticosteroids or those treated with uncontrolled diabetes or those treated for uncontrolled diabetes. The presence of both septate that is characteristic of aspergillus. Aspergillus जो है वो septate hyphae बनाता है एंड नॉन सेप्टेट जो है वो म्यूकोरेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है वो नॉन सेप्टेट होता है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूकोरेल्स हाइफे। In the samples is a strong indicator of a mixed infection involving both mucormycosis and aspergillosis. COVID-19 associated mucormycosis is involving maxillary sinus and can present with symptoms such as facial pain, headache and sinusitis. Aspergillosis can also affect the maxillary sinus. Aspergillosis can also affect the maxillary sinus, especially in immunocompromised patients. Next, according to the ACLS guidelines, which of the following drug is used in the patient suffering from pulseless ventricular tachycardia? Pulseless ventricular tachycardia के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करोगे? आंसर इज एपिनेफ्रिन। ठीक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ACLS गाइडलाइंस। अकॉर्डिंग टू ACLS cardiac arrest algorithm, epinephrine is used every 3 to 5 minutes IV in the patient with pulseless ventricular tachycardia. Next, a 40-year-old alcoholic male patient reports to the OPD with generalized edema and on investigation low serum albumin was found. Most likely the diagnosis will be, देखो 40 ईयर है, अल्कोहलिक है, जनरलाइज एडिमा हो गया, पूरी बॉडी सूज गई है और एल्ब्यूमिन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा दैट विल बी लिवर सिरोसिस, राइट। सिरोसिस ऑफ द लिवर इज द एंड रिजल्ट ऑफ द हेपेटोसेलुलर इंजरी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस, रीजनरेटिव नोड्यूल्स एंड लॉस ऑफ लिवर आर्किटेक्चर ड्यू टू अल्कोहल इंजरी। Two of the most commonest causes of cirrhosis of liver are viral hepatitis, that is viral hepatitis B, viral hepatitis C and the prolonged use of excessive alcohol. Blood examination में ALT level high होंगे, AST level high होंगे, ठीक है। There is rise in serum bilirubin, there will be jaundice like symptoms, low serum albumin होगा, low serum albumin, ये चीज़ देखनी है, low serum albumin होगा। Prolonged PT will be there, all right. There will be anemia, there will be leukopenia and there will be thrombocytopenia as well. Next, which of these investigations will access the upper airway obstruction during sleep and help in deciding whether the patient is benefited from the CPAP, that is continuous positive airway pressure or airway devices? तो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं पॉलीसोमनोग्राफी, सोमनोग्राफी मतलब सो जाने वाली ग्राफी करते हैं। फॉर द पेशेंट डिस्क्राइब डायग्नोस्ड विद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, continuous positive airway pressure CPAP therapy is given as a treatment of choice. Polysomnography may also be used for titrating CPAP or for checking CPAP, that is continuous positive airway pressure से कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए we go for polysomnography of the individual. Next, a 65-year-old patient with a chronic history of peptic ulcer disease and chronic osteoarthritis is experiencing significant pain. Chronic peptic ulcer disease है, chronic osteoarthritis से बहुत ज़्यादा पेन में है बच्चा, 65-year-old patient. His physician considers prescribing a COX-2 inhibitor such as celecoxib for pain management. What are the primary advantages of using COX-2 inhibitor in this patient? देखो COX-2 inhibitor they have less impact on gastrointestinal mucosa, और अब जो ये इसको अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं, उनमें जो रिस्क ऑफ डैमेजिंग द म्यूकोजा, ठीक है, या फिर जो पेप्टिक अल्सर है उसके खतरे को और ज़्यादा बढ़ाने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है सेलिकॉक्सिब से।
COX-2 inhibitors like celecoxib are selective for COX-2 enzyme, which is primarily responsible for inflammation and pain. Unlike the traditional NSAIDs that inhibit both COX-1, which protects the gastrointestinal mucosa. देखो COX-1 जो है वो प्रोटेक्ट करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा को, तो नॉर्मल नसेट्स होते हैं वो COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन सेलेकॉक्सिब एक ऐसा हमारे पास ये ड्रग है जो कि सिर्फ COX-2 को इनहिबिट करता है, ठीक है, देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज एज सच एज अल्सर फॉर्मेशन इन द पेशेंट विद ऑलरेडी अ हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। नेक्स्ट, वाइल परफॉर्मिंग अ बेवल फॉर एंटीरियर कंपोजिट रेस्टोरेशन विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। देखो बेवल देने के लिए वी यूज़ फ्लेम शेप्ड diamond burr for beveling of the anterior tooth. The flame shaped diamond burr allows for precise beveling, ensuring smooth transition between the enamel and the smooth transition between the composite. Next, identify the technique. तो ये टेक्निक जो है दैट इज़ अ सॉकेट शील टेक्निक। जब हमारी पैलेटल बोन जो है बहुत ज़्यादा कम होती है तब हम सॉकेट को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो दांत है उसी का एक हिस्सा जो है उसको सॉकेट में रहने देते हैं, ठीक है, उसको ट्रिम कर देते हैं, मतलब एक हिस्सा दांत का जो है उसको सॉकेट में, जो बक्कल साइड पे उसको सॉकेट के अंदर रहने देंगे, ठीक है। दैट इज अकरिंग एज दैट विल सपोर्ट एज अ सॉकेट शील्ड, ठीक है। जो इम्प्लांट है उसके लिए जगह बना देगा, वो जो दांत का हिस्सा है वो इम्प्लांट के लिए अटकने के लिए जगह बना देगा एक साइड पे, प्लस इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी टू द सॉकेट। इन सॉकेट शील्ड टेक्निक द रूट इज बाइसेक्टेड एंड द बक्कल 2/3 ऑफ द रूट इज प्रिजर्व्ड। हाउ मच? बक्कल 2/3 ऑफ द रूट इज प्रिजर्व्ड along the line of the socket so that the periodontium along the bundle bone and the buccal bone it remains intact. Next, a 5-year-old girl visits the OPD with multiple cervical lesions in her front teeth. For fluoride recharge, best restorative material will be what? देखो मल्टीपल सर्वाइकल रीजन्स है, 5 साल की बच्ची है, ठीक है, तो RMGIC विल बी द बेस्ट थिंग जो कि स्लो लीचिंग फ्लोराइड जो है वो रिलीज़ करता रहेगा मुंह के अंदर, ठीक है, प्लस वो रेस्टोरेशन भी कर देगा सर्वाइकल रीजन में। ग्लास आइनोमर्स एंड कॉम्पोमर्स आर द बेस्ट for recharging the resin based composites, but this depends upon the composition of the material. Hybrid ionomers are often reported to have highest capacity for recharging. Hybrid ionomers, so RMGIC is the best among the options, that is RMGIC, composite resin, compomer, zinc polycarboxylate. GIC हम fluoride के लिए best recharge के लिए देते हैं। This is according to Watucci classification, which of the classifications signifies the image. तो इमेज दे रखी है जिसमें कि 2 कैनाल्स है टोटल, ठीक है, तो वटूची क्लासिफिकेशन पूछिए, तो वटूची क्लासिफिकेशन टाइप 4 विल बी 2 कैनाल्स, ऑलराइट। देखो सिंपल सा तरीका याद रखने का, अगर टाइप 1 वटूची क्लासिफिकेशन है तो उसमें सिर्फ एक ही कैनाल होगी ऊपर से नीचे तक, सिंगल कैनाल। टाइप 2 होगी तो 2 and 1 कर देना उसको, टाइप 2 इज़ 2 and 1, टाइप 3 इज़ 1 2 1, ऑलराइट, दिस इज टाइप 3। ऊपर एक चैम्बर, फिर बीच में ये 2 में डिवाइड करेगा, फिर लास्ट में भी एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है। टाइप 4 में ऊपर से नीचे तक 2 ही कैनाल्स होंगी, स्टार्टिंग से 2 ऑरिफिस, एंडिंग में भी 2 ऑरिफिस होते हैं, ठीक है, दैट इज टाइप 4। टाइप 5 में वी गो फॉर 1 2, इनिशियल जो होगा वो ब्रॉड चैम्बर होगा, ब्रॉड कैनाल इनिशियल। टाइप 5 1 2 इनिशियल विल बी ब्रॉड और ओपनिंग जो है वो 2 होंगी, ठीक है। जो पल्पल ओपनिंग होगी, जो मतलब कैनाल की ओपनिंग होती है वो 1 होती है और अपाइकल ओपनिंग 2 होती है इन टाइप 5, ऑलराइट। टाइप 6 में 2 1 2 होता है, मतलब इनिशियली 2 ओपनिंग से स्टार्ट होगा, बीच में ये इस्थमस बना देगा, बीच में कोलाइड कर जाएगा, फिर नीचे भी 2 अपाइकल ओपनिंग्स होंगी, दिस इज 2 1 2, दैट इज टाइप 6। टाइप 7 जो है वो थोड़ा अलग होता है सभी से, दैट इज 1 2 1 2, इनिशियली एक ओपनिंग होगी, फिर ये 2 में डाइवर्ज कर जाएगी, फिर बीच में एक ओपनिंग होगी, मतलब बीच में ज्वाइन कर जाएंगी ये दोनों, और फिर नीचे 2 ओपनिंग दोबारा से आ जाएंगे, दैट इज़ 1 2 1 2 1 2 1 and 2 ऐसे, ठीक। और टाइप जो 8 होता है, 8 में सिंपल सा याद रखना कि सीधी 3 कैनाल्स है, 3 कैनाल्स इन अ टूथ, दैट इज़ 8। Next, wanted to prove a mesial furcation in maxillary molars, one should access it from which side? अगर maxillary molars में आप mesial furcation चेक करना चाहते हैं, so you will go with from the palatal side. कहाँ से चेक करोगे? palatal side से चेक करोगे, okay. Next, according to Marin's classification, and patients with more than 50% of alveolar bone loss is classified as which class? देखो अगर 50% से ज़्यादा bone loss हो गया तो वो class A के अंदर आता है,
अकॉर्डिंग टू मैरिन्स क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लास बी में क्या होता है कि पेरियोडोंटल पॉकेट्स भी रिमेनिंग होती है, ऑक्लूजल प्रॉब्लम भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस भी होती है और स्मोकिंग भी है, और ये जो है बोन लॉस भी 50% से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, प्लस देयर इज़ ब्लीडिंग ऑन प्रूविंग, तब दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर क्लास बी, ठीक है। तीसरा आता है क्लास सी। क्लास सी में ये सारी चीज़ें तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्नोस कर जाती हैं, ठीक है। बोन लॉस दैट इज़ लेस मोर देन 50% रहेगी। मैनी टीथ जो होंगे वो ऑक्लूजल प्रॉब्लम्स में आ चुके होंगे। देयर विल बी हैवी कैलकुलस फॉर्मेशन, देयर इज़ इनकंसिस्टेंट और पुअर ओरल हाइजीन, प्लस देयर इज़ ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग प्रेजेंट, ठीक है। और मोर देन 20% ऑफ द पॉकेट्स ब्लीड ऑन प्रोबिंग। इसमें फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री भी हो सकती है, रेटिकुलर एंड डेंटल केरीज भी हो सकती है, सिस्टेमिक डिजीज़ भी हो सकती है इसके साथ, जो कि इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ठीक है। और इसमें क्लास सी में जो है वो पेशेंट पेरियोडोंटल थेरेपी के बाद भी अब खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, so this will be considered under class C. Next, zones of pulp, arrange them in sequence from DEJ downwards towards pulp, ठीक है। सबसे पहले आता है ओडोंटोब्लास्टिक जोन। DEJ से स्टार्ट करते हैं, पल्प की तरफ जा रहे हैं, डेंटिनो एनामल जंक्शन से पल्प की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आता है ओडोंटोब्लास्टिक जोन, ओडोंटोब्लास्टिक जोन। फिर आता है सेल फ्री जोन, ठीक। फिर सेल फ्री जोन के बाद आती है सेल रिच जोन, और लास्ट में आता है पल्प। सेल फ्री जोन के बाद आती है सेल रिच जोन, फिर लास्ट में आता है पल्प। Let's go with the zones of pulp. First is odontoblastic zone. That is major component is formed by odontoblastic cells. There is cell free zone that is known as Weil's zone. WEIL zone. ठीक है, सेल फ्री जोन बोलते हैं इसको। Relatively acellular, it accommodates odontoblasts during development and function of tooth. Relatively acellular होता है and it accommodates the odontoblasts during development and function of tooth. तीसरा आता है cell rich zone. सेल रिच जोन इज प्राइमरी कॉर्नल जोन, ठीक है। सेल रिच जोन जो है वो कॉर्नली प्लेस्ड होती है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। लास्ट इज पल्प कोर, दैट इज प्रीडोमिनेंटली फाइब्रस टिश्यू, मेजर वेसल्स, नर्व्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन पल्प कोर। नेक्स्ट, जीन इन्वॉल्व इन ओडोंटोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन इज विच जीन? जीन इज MAP1B जीन। ओडोंटोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन के लिए MAP1B जीन होती है। Many genes are implicated for dentinogenesis, the newer ones being MAP1B gene for odontoblastic differentiation and the PHEX gene, PHEX gene जो होती है, that is for dentine mineralization. PHEX, PHEX gene for dentine mineralization. Next, a young patient presented with swelling in the anterior mandible. Anterior mandible में swelling है. On examination, the buccal cortical plate expansion was observed. Buccal cortical plate expansion was observed. Radiograph showed multilocular rhodolescency. Most likely the diagnosis is what? It is a central giant cell granuloma. All right. The possibility signs they refer towards a disease that is a giant cell lesion. Since it is a buccal cortical expansion, क्योंकि ये बक्कल कॉर्टिकल एक्सपेंशन है, इट इंडिकेट्स दैट द लीजन इज इंट्राओशियस, मतलब लीजन इज सेंट्रली प्लेस्ड, तभी बक्कल जो कॉर्टेक्स है वो एक्सपैंड कर रही है। सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा दैट इज CGCG, इट इज़ एन अनकॉमन बेनाइन एंड प्रोलिफरेटिव लीजन हुज etiology इज नॉट डिफाइंड। Though the central giant cell granuloma may be seen in all age groups, it is much more common in the younger people, those who are 30 years of age or younger. 30 साल से कम की उम्र वाले पेशेंट्स में central giant cell granuloma is common. It is somewhat more common in females than in males. Central giant cell granuloma is more common in females rather than in males. Females में ज़्यादा common होता है। The lesion may present with no signs and symptoms and may be discovered accidentally, but sometimes the central giant cell granuloma may lead to expansion of the cortex so much and perforation and mobility and displacement and root resorption associated with the teeth, which leads the patient to the hospital. ठीक है, अब central giant cell granuloma में essentially एक destructive lesion होता है. It is producing a radiolucent areas either with a smooth border or a ragged border, sometimes showing faint trabeculae. Definite loculations are often present, particularly in larger lesions. Definite loculations present होती हैं, particularly अगर larger lesion तो. This is the radiograph जिसमें definite loculations दिखाई दे रहे हैं. These loculations in the anterior swelling region, जिसने कि roots को displace कर दिया अपने हिस्सों से. ठीक है. Next is a 67-year-old female patient present to a department of oral medicine with a chief complaint of swelling in front of her ear, which is long-standing swelling since last 20 years.
लास्ट 20 साल से उसके कानों के आगे एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्वेलिंग प्रेजेंट है। नाउ फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स शी प्लेन ऑफ इंक्रीजिंग पेन, उसके अंदर दर्द हो रही है लास्ट 3 मंथ से, एंड इंक्रीजिंग एनलार्जमेंट और नमनेस सराउंडिंग एरियाज में दिखाई दे रही है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस प्रेजेंटेशन? द रीज़न फॉर दिस पेनिट्रेशन इज और प्रेजेंटेशन इज बेनाइन लीजन टर्निंग इनटू मैलिग्नेंट लीजन। जब तक वो बेनाइन है तब तक कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई स्वेलिंग नहीं देगा, खुद तब तक कोई उसको दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो बाद में जब वो मैलिग्नेंट हो गया तब वो सारी चीज़ें जो साइड की नर्व्स हैं उनमें नमनेस करवा रहा है, एनलार्जिंग कर रहा है, नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, और पेन को इंक्रीज कर रहा है। द स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द ईयर कुड बी वेरी लाइकली द केस ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज अ बेनाइन नियोप्लाज्म consisting of cells exhibiting the ability to differentiate into epithelial, that is ductal cells and non-ductal cells. Ductal cells और non-ductal cells epithelial cells होते हैं, ठीक है। and the mesenchymal cells, mesenchymal cells में हमारे पास chondroid cells होते हैं, myxoid cells होते हैं, osioid cells होते हैं। chondroid cells, myxoid cells और osioid cells. The history is presented by the patient is usually that of the small, painless, quiescent, slow इंक्रीज इन साइज नोड्यूल दैट इज शोइंग इंटरमिटेंट ग्रोथ, ठीक है, जो कान के आगे प्रेजेंट थी। द प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा पर्टिकुलरली ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज टिपिकल लीजन दैट डज नॉट शो फिक्सेशन ईदर टू डीपर टिश्यूज और द ओवरलाइंग स्किन। इफ द कंडीशन इज बेनाइन सलाइवरी ग्लैंड कंडीशन तो दैट विल बी स्लो ग्रोइंग, soft or rubbery consistency. 85% of the parotid gland tumors are benign. They do not ulcerate and they do not show nerve signs. नर्व के जो साइंस होते हैं जैसे सुनपन हो रहना या फिर दर्द कहीं ना कहीं इंक्रीज करना या एकदम से साइज इंक्रीज करना, वो बेनाइन में कभी नहीं आता है। बात आती है मैलिग्नेंट की। मैलिग्नेंट में फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं, फास्ट ग्रोइंग लीजन होते हैं, समटाइम्स हार्ड कंसिस्टेंसी। 45% ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट। माइनर सलाइवरी ग्लैंड में ट्यूमर जो होते हैं उनमें से 45% आर मैलिग्नेंट। दे मे अल्सरेट एंड दे मे इन्वेड द बोन। मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स मे कॉज क्रेनियल नर्व पैल्सीज। एग्जाम्पल, पैरोटिड ट्यूमर कॉजेज फेशियल पैल्सी। अगर पैरोटिड ट्यूमर है तो इट विल कॉज फेशियल पैल्सी। एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा है तो इट कैन कॉज मल्टीपल नर्व लीजन्स स्पेशली विद लिंगुअल, फेशियल एंड हाइपोग्लॉसल नर्व्स। एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा में मल्टीपल लीजन्स हो सकते हैं लिंगुअल, फेशियल या हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ। नेक्स्ट, रैमसे हंट सिंड्रोम इन्वॉल्व्स विच नर्व? रैमसे हंट सिंड्रोम जो है वो 7th नर्व, फेशियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व करता है। अ स्पेशल टाइप ऑफ जोस्टर इन्फेक्शन इन द जेनिकुलेट गैंग्लियन। कहाँ पर? जेनिकुलेट गैंग्लियन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, oral mucosa has been termed as Hunt syndrome. That was given by James Ramsay Hunt, and it's also known as Ramsay Hunt syndrome. The clinical manifestations of this syndrome include facial paralysis as well as pain in the external auditory meatus and pinna of the ear. The addition of vesicular eruptions occur in the oral cavity and the oropharynx with hoarseness in voice, tinnitus, vertigo, and occasionally other disturbances are also associated with it.